सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमने पिछले कुछ दिनों से अपने 50 अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए हैं, जो कि एक कॉमर्स की बेसिक नॉलेज होती है। तो आज इसी बेसिक नॉलेज को बढ़ाते हुए हम आज करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो हमारा पहला कौन सा प्रिंसिपल है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो कोई बिजनेस और बिजनेसमैन है वो दोनों सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी मतलब कि दोनों अलग अलग है। जो भी सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे वो बिजनेस के नाम पे किए जाएंगे, ना कि बिजनेसमैन के नाम पे किए जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बिजनेस एंड बिजनेसमैन मतलब कि जो बिजनेस कर रहा है और जो उसका बिजनेस है वो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि जो अंबानी है और जो अंबानी का बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्री वाला, वो दोनों अलग अलग है। जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो बिजनेस के नाम पे किए जाएंगे, ना कि बिजनेसमैन के नाम पे किए जाएंगे। अब जैसे आपको एग्जांपल होगी, जैसे मान लो आपने कोई भी रिलायंस से अपना प्रोडक्ट खरीदा, तो जो भी प्रोडक्ट खरीदे तो उस पर जो बिल आपको मिला तो वो बिल पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड लिखा होता है, ना कि अंबानी मुकेश अंबानी नाम लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे वो बिजनेस के नाम पे किए जाएंगे, ना कि बिजनेसमैन के नाम पे किए जाएंगे। इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है कि गुड्स यूज फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द बिजनेस फॉर द बिजनेस पर्पज आर ट्रीटेड एज द बिजनेस एक्सपेंडिचर, बट सिमिलर गुड्स बाय प्रोपराइटर यूज बाय द प्रोपराइटर दैट इज ऑनर फॉर इज पर्सनल यूज आर ट्रीटेड एज इट्स ड्रॉइंग। सिंपल सा मतलब दोस्तों इसका भी कि जो भी हम बिजनेस में गुड्स यूज कर रहे हैं तो वो बिजनेस का एक तरह का बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो बिजनेस का क्या है, वो एक खर्चा है, वो बिजनेस का एक एक्सपेंडिचर है। लेकिन जे हम मान लिया सिमिलर गुड्स यूज कर रहा है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर क्या होता है? जो कि ओनर है बिजनेस का। ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए, इसलिए बोल रहा है कि जो 50 अकाउंटिंग टर्म्स हमने पढ़ी है वो आपके पूरे कॉमर्स में या आप बीकॉम लेवल पे हो या बीबीए हो, जहां मर्जी हो, प्लस वन में प्लस टू में, तो आपको वो एकदम से मतलब कि एकदम मदद करेंगे आपको क्या है इसका नाम क्या नहीं है। ये मान लें प्रोपराइटर की जगह ओनर नहीं लिखा होता, क्या कुछ और लिखा होता, फिर ओनर की जगह प्रोपराइटर ना लिखा होता तो कुछ और लिखा होता, तो फिर आपको कैसे समझाएगा? प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है कि एक तरह का ओनर है बिजनेस का। मतलब वही एक ये वही चीज बोल रहा है कि सिमिलर गुड्स यूज्ड बाय प्रोपराइटर दैट इज द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज आर ट्रीटेड एज हिज ड्राइंग्स। सिंपल है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? पहला कंसेप्ट कि बिजनेस और बिजनेसमैन का एक सेपरेट एंटिटी है। जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे वो बिजनेस के नाम पे किए जाएंगे, ना कि बिजनेसमैन के नाम पे किए जाएंगे। इतनी सी बात याद रखनी सिर्फ। आगे क्या उनसा बोलता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि हर बिजनेस जो भी ओपन होता है वो उसका एक मतलब कि वो ये सोच के ओपन होता है कि मैं मतलब कि सालों साल तक मैं अपना बिजनेस करता रहूंगा। बिजनेसमैन यही सोच के करता है ना अपना बिजनेस, कि मैं अपना बिजनेस सालों साल तक ग्रो करता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, मेरा बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। अब ऐसा तो भाई नहीं होता। जैसे मतलब आप भी कोई बिजनेस खोलते हैं, आप भी चाहते हैं कि मेरा बिजनेस सालों साल तक चलता रहे, ग्रो होता रहे। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी यही बात करता है कि एज्यूम करता है कि बिजनेस रन फॉर एवर ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल। सारे फिक्स एसेट जो भी परचेज किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे, वो कॉस्ट प्राइस पे किए जाएंगे, ना कि मार्केट प्राइस पे किए जाएंगे। इसलिए ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि मार्केट में क्या आता है, एक तरह का फ्लक्चुएशन आती है। फ्लक्चुएशन मतलब कि टाइम टू टाइम मार्केट चेंज होता रहता है, उसके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। कि जो भी हमने फिक्स एसेट लिए, फिक्स एसेट क्या होती है? जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे बेनिफिट देती है अपने बिजनेस में। कि जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम परचेज कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हम कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस पे करेंगे। अकाउंटिंग एज्यूम क्या करता है कि बिजनेस कंटिन्यू तक एग्जिस्ट करता रहे, कैरिंग करता रहे अपना ऑपरेशन एंड कैरिंग आउट ऑपरेशन फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर अनलेस देयर इज अ गुड एविडेंस कॉन्ट्रेरी। सिंपल सी बात वही कह रहा है कि बिजनेस क्या है, हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस सालों साल तक चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, ग्रो होता रहे। कोई किसान के साथ बस यही बात करता है। और इसमें एक और पॉइंट है कि जो भी फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं वो रिकॉर्डिंग करके सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे, ना कि मार्केट प्राइस पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे क्या होता है कि एक तरह का हम जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लेंगे कि कॉस्ट प्राइस पे, तो मतलब उस जिसमें हमने जितने में हमने एसेट खरीदी है उतनी में ही हम वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेंगे। लेकिन जब मान लें मार्केट प्राइस पे लिख रहे हैं तो मार्केट प्राइस कल को मतलब कुछ और था, अमाउंट ज्यादा था एसेट का या कम हो गया, तो इस तरह के हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आते हैं, चेंजेस आने पड़ते हैं। तो चेंजेस में बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे उसको लिख लेते हैं। तो गोल्ड कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी एसेट्स है हमारी फिक्स एसेट, उसको जब परचेज करेंगे तो उसको रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, ना कि मार्केट प्राइस पे। सिंपल सा ये भी। थर्ड वाला है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है अपने टर्म्स में कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। अकाउंटिंग पीरियड होता है कि जो भी 12 मंथ का समय होता है या कोई साल होता है। इसमें दो पार्ट्स मैंने पढ़े थे, वो भी मैंने अपने अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने लिखा है कि कैलेंडर ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। और फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इस ये वाली चीजें तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। तो लेकिन अब मैंने इसमें एक लाइन लिखी है कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल ईयर यूज्ड बाय द कंपनी। इसमें ये बात है कि जो भी हमारे इंडिया में जो भी अभी यूज हो रहा है तो फाइनेंशियल ईयर यूज करते हैं हम, ना कि कैलेंडर ईयर। ऑप्शन तो दो है हमारे पास कि कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, लेकिन हमारे इंडिया में क्या यूज होता है? फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। तो फोर्थ वाली कौन सी है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट।
मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है कि रिकॉर्ड करो वही ट्रांजेक्शन जो कि मेजर कर सके मनी में, जिसकी वैल्यू सिर्फ मनी में आ सके, बस वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। जैसे मान लिया, इसकी मैंने एग्जांपल लिखी, बहुत अच्छी एग्जांपल है ये, कि जैसे मान लिया मैंने परचेज किए 10 मोबाइल, 10 एलईडी और 10 वॉशिंग मशीन अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब दिस डज नॉट शो हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड। जब मान लिया आपसे कोई इन्वेस्टर आपसे पूछता है कि आपने कितनी कैपिटल अपने बिजनेस में लगाई है, तो आप कैसे बोलोगे मैंने 10 मोबाइल लिए हैं, 10 एलईडी लिए हैं, 10 वॉशिंग मशीन लिए हैं, ऐसे बोलोगे नहीं। हम उसको एक प्रॉपर वे में देखें कि हमने कितना कैश अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, हमने कितनी कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है। जैसे कि मैंने आगे लिखा है कि इफ वी सेड दैट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ $5 lakhs, देन इट विल बी मीनिंगफुल एंड परचेज। ठीक है, जो भी टर्म होगी वो मनी के मेजरमेंट में मतलब कि मेजर होगी, जो कि मनी के वैल्यू में रहेगी, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इसके एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया कि मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा कि मतलब कि रिकॉर्ड वही ट्रांजेक्शन करो जो कि मेजर किसमें हो, मनी में। हमारे ऐसे चार हो गए, हम जनरली क्विक रिवीजन करते हैं एक साथ फिर से। पहले कौन सी, बिजनेस एंटिटी, कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के सेपरेट एंटिटी, जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे वो बिजनेस के नाम पे किए जाएंगे, ना कि बिजनेसमैन के नाम पे किए जाएंगे। दूसरा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि हमारा बिजनेस सालों साल तक चलता रहे, और हमारा इसमें कौन सा है, जो कि फिक्स एसेट परचेज करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे होगी, ना कि मार्केट प्राइस पे गिरेंगे। थर्ड वाले अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है, 12 मंथ का समय होता है, इसमें दो पार्ट आते हैं, कैलेंडर और फाइनेंशियल। हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। फोर्थ वाली कौन सी है कि वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो जो कि मेजर किसमें को, मनी में। ठीक है, और फिफ्थ वाली कौन सी है, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, जो भी आपका कब प्रॉफिट होता है ना बिजनेस का, वो कब आता है, जब हम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कर देते हैं अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड क्या बोला, जो कि 12 मंथ का समय है। हमने पूरा साल अपना बिजनेस चलाया, मतलब कि 12 मंथ तक हमने अपना बिजनेस चलाया, पूरा साल हमने अपना बिजनेस चलाया, और हमारे बिजनेस में क्या हुआ, कुछ रेवेन्यूज हुए, कुछ एक्सपेंसेस हुए। अब उस रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, या क्या आएगा, लॉस आएगा। अब ये भी आपको दो दो क्राइटेरिया आपको बताया कि लॉस कब आएगा और प्रॉफिट कब आएगा। जब आपका रेवेन्यू ज्यादा हो एक्सपेंसिस से तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। लेकिन जब आपका खर्चा ज्यादा हो, आपका एक्सपेंसिस ज्यादा हो रेवेन्यू से, तो क्या आएगा, लॉस आएगा। तो मैचिंग कंसेप्ट भी यही बोलता है कि चीजें वही करो जो कि मैच हो सके, जैसे रेवेन्यू और एक्सपेंसिस मैच करके क्या निकलता है, प्रॉफिट आता है। The matching concept required that the expenses should be matched to the revenue of the appropriate accounting period, so we must determine the revenue earned during the particular accounting period and expenses incurred to earn these revenues. ये सिंपल सा है कि क्या करेंगे, हम इसमें मैच करेंगे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, हमारा प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करेंगे। मैचिंग कंसेप्ट ये बात करता है। लेकिन इसमें एक वही पॉइंट है कि लिखा कि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड में, ऐसे नहीं कि रेवेन्यू 2013 का और अपने एक्सपेंसेस 2014 के ले लिए, ऐसे नहीं होगा। एक अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड, जैसे 2013 का रेवेन्यू ले रहे तो 2013 का ही एक्सपेंसेस लोगे, सिंपल। सिक्स वाली कौन सी है, ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट। इसमें क्या बोलता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस साइड इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, कि जितना डेबिट में अमाउंट लिखा है उतना ही क्रेडिट में आएगा। ये आपको, ये वाली आप जो आपको है ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये आपको नेक्स्ट जब मैं आपको जर्नल एंट्री करवाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगी ये वाली। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद कर लिए कि क्या बोला कि ईच और एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस साइड इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, जितना डेबिट में अमाउंट लिखा है उतना ही क्रेडिट में अमाउंट लिखूंगा। डेबिट का मतलब बोलो मैंने, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्या प्रोफार्मा जो भी हमने लिखा अकाउंट्स का, जो कि राइट हैंड साइड ऑफ द क्या है, क्रेडिट क्या, राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट्स, दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। इसमें मैंने ये भी आपको ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो मैं बता रहा हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ कि हाँ, ये ड्यूल कंसेप्ट वाला, ये वाली लाइन आपको इंपॉर्टेंट है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट, एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव टू साइड इफेक्ट टू ऑफ द एक्सटेंट ऑफ सेम अमाउंट। सिंपल सी बात याद रखनी कि डेबिट जितना अमाउंट है उतना ही क्रेडिट में आएगा, सिंपल सी बात है, ड्यू एक्सेप्ट ये वाली बात कहता है। सेवंथ वाली कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ द फुल डिस्क्लोजर। जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो भी आपके बिजनेस में जो भी डिस्क्लोजर हुए सारे मटेरियल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको इंटरेस्टेड पार्टीज को पता है, वो आपको फुल डिस्क्लोजर में बताने हैं। ये प्रिंसिपल ये बात करता है कि मतलब कि आपके कितने, आपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया पैसा, कितना आपका रेवेन्यू, कितना आपका एक्सपेंस, कितनी आपके एसेट्स है, कितनी आपकी लायबिलिटीज है। ये सब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेस के, रेलिवेंट मतलब कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि रिलायबल इन्फॉर्मेशन मतलब कि विश्वास होने वाली इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज है। इंटरेस्टेड पार्टीज में कौन कौन से आते हैं, जो कि लिखा है मैंने लाइन, ये इंटरेस्टेड पार्टीज के क्या है, ये इंटरेस्टेड पार्टी में हमारे आते हैं क्रेडिटर्स, डेटर्स, हमारे कस्टमर, हमारे गवर्नमेंट, ये सब आ जाते हैं इसमें, हमारे ऑडिटर्स, ये सब आ जाते हैं। फुल डिस्क्लोजर सिंपल से बात करता है कि हमें पूरे हमारे जो भी डिस्क्लोज क्या होता है, एक तरह का बताना है कि हमें जो भी हमारा बिजनेस में कितनी इनकम्स आ रही है, कितने वो एक्सपेंसेस है, कितने हमारे बिजनेस में एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, फुल डिस्क्लोजर देना हमने अपने इंटरेस्टेड पार्टी को, क्योंकि वो कल को उसको देख के पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर क्या बात करता है कि इन्वेस्टर को ये अट्रैक्ट करते हैं, किसी भी क्रेडिटर या गवर्नमेंट को। एट वाली कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ द मटेरियलिटी। जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो विच आर वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। इफ द गुड्स सोल्ड टू द राज रुपीज 5,000 ऑन द कैश, देन देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ द राज बिकॉज देयर इज एन कैश ट्रांजेक्शन। सिंपल सा ये भी बोल रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए। एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छी लिखी हुई इसकी कि जो भी हम गुड्स सोल्ड करेंगे राज को,
5,000 की कैश में करेंगे तो उसकी भाई जरूरत क्या है रिकॉर्ड करने की, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में। जे मान लिया वही राज 5,000 के गुड्स देता है उधार में, तो क्या रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है? हाँ, क्यों? क्योंकि कल को हमने उससे पैसा लेना है। भाई कैश में देंगे तो क्या रिकॉर्ड करना, तो फायदा नहीं, तो ऐसे किताबें भर रहे हैं। लेकिन जब मान लो वो उधार सामान लेके गया है हमसे, तो भाई हम क्या कल को उससे पैसा लेना है, इस डेट को हमने उसको कोई भी डेट पर्टिकुलर दिए होंगे तो हमें उससे पैसा लेना है। तो हमने हमने इसलिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है। तो प्रिंसिपल मेटेरियलिटी वही कंसेप्ट बोलते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे वो जो कि वैल्यूएबल और रिपोर्टेड अपने बिजनेस के लिए, मतलब कि फालतू वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ना करें कृपया करके। सिंपल है ये भी। नाइन्थ वाली कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ द कंसिस्टेंसी। इसमें क्या सिंपल सा बता देता हूँ तुमको, लिखा तो बहुत ज्यादा मैंने लेकिन सिंपल सा बता देता हूँ। हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था ना, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। वैसे ही बात है, डेप्रिसिएशन करने के दो आगे मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। मैं सिंपल से तुम लोग को बताता हूँ कि क्या क्या होता है दोनों। स्ट्रेट लाइन मेथड ये होता है जिसकी वैल्यू जो भी डेप्रिसिएशन करने के बाद आ जाती है, फिक्स एसेट की वैल्यू जीरो तक पहुंच जाती है। लेकिन जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है तो उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, उससे कुछ ना कुछ मतलब की वैल्यू आता रहेगा चाहे माइनस में जाए। तो ये फर्क होता है दोनों में एक तरह का। स्टेटमेंट मेथड क्या है, रिटर्न मेथड। अब ये स्टेटमेंट क्या बोलती है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, ये बात कहते हैं कि आपने जो सेम मेथड आपने एक अप्रोप्रिएट ईयर में यूज किया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने में, अपनी डेप्रिसिएशन करने में, कुछ भी, तो वो सेम ही मेथड आप आगे ईयर में लगाओगे, उसके अगले ईयर में लगाओगे। मतलब कि जब तक कोई बिजनेस चलता रहेगा आप वही मेथड लगाओगे। आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे आगे जो इन्वेस्टर है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल को इसने चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि क्या है। हाँ, हम आते हैं जरा नीचे एक बार, आपको डिटेल में बता देता हूँ कि जैसे मान लिया हमारे पास डेप्रिसिएशन की, हमारे पास एसेट है 40,000 की, तो इसके दो मेथड आगे बताता हूँ मैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड है। मैं आपको ये चीजें बाद में बताऊंगा लेकिन मैं अभी बस समझा रहा हूँ कि उसका मतलब क्या है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो कि मैंने लिखा हुआ वही बताऊंगा सिर्फ। स्ट्रेट लाइन मेथड में मैं बता रहा हूँ कि जो कि फिक्स एसेट की वैल्यू माइनस करते करते जीरो तक पहुंच जाती है। लेकिन जो रिटर्न डाउन वाले में इसकी नोट ऑफ वैल्यू जीरो, मतलब कि इसकी इक्वल तक वैल्यू जीरो आती नहीं है। या तो माइनस में चल जाएगा, मतलब कुछ तो कुछ वैल्यू आएगी, या ये माइनस में जाएगा, या उसका कुछ तो कुछ वैल्यू, जैसे मान लिया इसकी वैल्यू आ गई 1 2 3 तक, यहाँ तक पहुंच गई कुछ भी। तो क्या बोलते हैं, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे मान लिया हमारा अपना बिजनेस 2013 में स्टार्ट किया और हमने अपना डेप्रिसिएशन वाला मेथड लगाया अपना प्रॉफिट एंड लॉस फाउंड करने में, तो हमने लगाया स्ट्रेट लाइन मेथड। बट हमने नेक्स्ट ईयर में क्या कर दिया, जैसे मान लिया स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया, तो पहले सुन लो, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया तो इसका हमारा प्रॉफिट आया, मैं ऐसे प्रॉफिट लिख देता हूँ, प्रॉफिट आया हमारा, जैसे मान लिया 50,000 का प्रॉफिट आया। लेकिन हमने नेक्स्ट ईयर 2014 जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, तब हमारा प्रॉफिट कितना आया, हमने डेप्रिसिएशन वाला मेथड कौन सा लगाया, WDV लगा दिया हमने, तो हमारा आ गया 46,000। अब भाई इन्वेस्टर के हिसाब से सोचो, तुमने बिजनेस में पैसा लगाना है, तुम पहले देख रहे हो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तुम देख रहे हो कि भाई भाई ने पहले क्या लगाया, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया, और 2000 अगले साल में कितना लगाया, WD मेथड लगा दी, उससे रेट एंड वैल्यू मेथड लगा दी। दोनों में प्रॉफिट कम आ रहा है, इसमें कम आ रहा है। फिर उसने नेक्स्ट ईयर में सोचा उसने बिजनेस वाले ने कि मैं चलो आप स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये वाला प्रिंसिपल यही बोलता है, जो कि ये हमारा कंसिस्टेंसी वाला प्रिंसिपल है, कि इसमें ये बोलता है कि सेम मेथड यूज होना चाहिए जो भी रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ईच ईयर में, नो कि अब डिफरेंट 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 करते रहो। और इसमें यही बात की है, जैसे मान लिया कि इसमें इतना प्रॉफिट आया 50,000 का, जैसे मैंने लिखा है कि 2013 में, और 2014 में कितना आया हमारा 46,000 आया। तो आप इन दोनों को कंपेयर भी नहीं कर सकते कि हाँ भाई इसका प्रॉफिट ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट कम है। क्यों? क्योंकि इसमें मेथड वीडियो लगा है और इसमें मेथड स्ट्रेट लाइन वाला लगा है, और दोनों का प्रॉफिट अलग लगाते हैं, तो इसलिए आप इसको कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो इससे हमारा क्या बोलता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये बोलता है कि सेम ईयर है तो सेम ही मेथड के साथ कंपेयर होना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी उसमें रहनी चाहिए। या सेम मेथड लगा तो सेम मेथड ही यूज होना चाहिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। सिंपल है। उसके बाद 10th वाले कॉस्ट वाले सिंपल से, ये मैंने पहले बात की, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से सिमिलर है ये भी। इसमें ये बात करते हैं जो भी एसेट रिकॉर्ड करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस पे करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस में क्या होता है वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, इसलिए नहीं रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट प्राइस तो भाई सेम मिलेगा, जिसमें खरीदी उधर में आएगी 10,000 की एसेट 10,000 ही लिखेंगे किताब में, सिंपल सी है। 11th वाली कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ द रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, ये भी सिंपल सी बात बोलता है। मैंने ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक की है स्पेलिंग में, तो ये इग्नोर कर देना। मैं ये ठीक करके आपको शीट अपने व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा, आपको नीचे लिंक दिया होगा, ये आपको करेक्ट मिलेगी। तो इसमें क्या बात की कि ऑन द बेसिस ऑफ द सेल रिकॉर्ड एज अ रेवेन्यू व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर टू द कस्टमर, ये वाले पॉइंट पढ़ेंगे हम।
रियलाइजेशन आप क्या मतलब, रियलाइजेशन मतलब सीधे सी बात है, आपको जब आपको रेवेन्यू अर्न हो गए तो आपको वो रियलाइज भी हो जाएगा। आपने कोई भी कस्टमर को उधार सामान बेचा है, जैसे मान लिया आपको 100% एश्योरेंस है कि आप मेरे को उससे पैसा वापस मिलेगा, तो वो आपके लिए एक तरह का ये होगा, रेवेन्यू रियलाइजेशन हो गया। तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने इजी में आपको समझा दिया कि रेवेन्यू रियलाइजेशन क्या होता है। ये एक तरह का आपको मतलब कि कोई भी आपने सेल की उधार कस्टमर को जैसे मान लिया, तो आपको 100% एश्योरेंस है कि मेरे को उससे पैसा मिलेगा, तो वो क्या मानेगा, रेवेन्यू रियलाइजेशन माना जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट वाली कौन सी है, कन्वर्टिज्म कंसेप्ट, या हमारा प्रियोरिटाइज कंसेप्ट बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, जो भी हम रिजर्व बनाएंगे ना, हमारे प्रॉफिट के लिए बनाएंगे, ना कि लॉसेस के लिए बनाएंगे। अब भाई रिजर्व क्या होते हैं, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम अपने रिजर्व अकाउंट में रख लेते हैं कि कल को जो मान लिया हमको लॉस हो गया बिजनेस को, तो हम रिकवर कैसे करेंगे। अब भाई इतने बड़े बड़े बिजनेस इतने साल साल तक क्यों चले हुए हैं, जैसे हमारा टाटा का बिजनेस इतने साल तक क्यों चला हुआ है। टाटा को कभी लोग कभी साल में मतलब लॉस होता होगा, रिलायंस को भी लॉस होता होगा, तो वो लॉस से कैसे बचते हैं। उनके लिए एक रिजर्व अकाउंट वो अपना मेंटेन करते हैं। रिजर्व अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, अपना प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा अपने रिजर्व अकाउंट में डाल देना, क्योंकि कल को जब मतलब कोई भी लॉस हो तो हम उससे बच सकें, हम उससे रिकवर कर सकें। ये वही पॉलिसी सीधी सी बात कहता है, जो कि ये वाला प्रिंसिपल है। पढ़ लेते हैं एक बार, प्रिजुडिस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर एंटिटीज हैव टू नॉट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस। ये वाली लाइन एकदम इंपॉर्टेंट है भाई। इन अदर वर्ड्स अकाउंटेंट फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। सेफ मतलब क्या, भाई लॉस हो रहा है बिजनेस को, तुम्हारे पास ये रिजर्व अकाउंट ही नहीं है, तुम तो भाई गे घाटे में, तुम तो बैंक करप्ट हो जाओगे इस तरह का। तो इसलिए रिजर्व अकाउंट मेंटेन बनाना, इसमें सीधी सी ये बात कहता है। In the market price of the stock is more than the cost, the stock is recorded at a cost, as the unrealized profit from the increase in the market price is ignored. But if the price of the stock is lower than the cost, it is recording at the market price, because we should make a sufficient provision for the unprofessional losses। वही चीज मैं बता रहा हूँ, वही इसमें है, सीधी सी बात है। लास्ट वाला कौन सा हमारा, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। इसमें क्या बोला कि एवरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हाँ, ये वाला प्रिंसिपल सिंपल से बात करता है। आपके जमाले बिजनेस पे किसी ने भी ऐसे बोला कि आपका बिजनेस का एकदम खराब है, आप जो भी आप गुड्स बेच रहे हो वो खराब सी है, कोई भी कस्टमर आपने मतलब आप पे कोई भी केस लगा दिया हो, तो वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास है कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमने इसको इन्वॉइस दी है, हमारा बिल है, ये हमारा प्रोडक्ट देख लिया तो कितना अच्छा है। तो मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बोलता है कि अगली ट्रांजेक्शन जो भी अकाउंटिंग की रिकॉर्ड की जाएगी, वो ऑन द बेसिस ऑफ सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे की जाएगी। इनवॉइसेस, बिल्स, कैश मेमो और सम ऑफ द वॉचर्स। वॉचर्स हमने पढ़े थे ना, वॉचर्स भी क्या काम करता है, कि एविडेंस का काम करता है, यूज्ड एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये भी सिंपल सा है। हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमारे 13 पूरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने आपको ये बता दी है। ये हमारे जो कि हमारे 50 अकाउंटिंग टर्म्स है, और हमारी जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये एकदम सेम सेम मतलब कि एकदम आपके लिए एकदम मतलब कि बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। 50 अकाउंटिंग टर्म्स आपने पढ़ लिए, तो हमारे ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी पढ़ लिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद। ये आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों।